औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा लेक्चर 54 है, जिसमें हम कंप्यूटर का करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करने जा रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा आज का टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर की खसूसियात कौन कौन सी हो सकती हैं। करेक्टरिस्टिक में सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ रही है स्पीड, यानी कंप्यूटर जो है वो मिलियन और बिलियन ऑफ ऑपरेशन जो है वो एक सेकंड के अंदर कर सकता है। तो इसलिए इसकी स्पीड जो है वो मिली सेकेंड में या मैक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में मेजर की जाती है, क्योंकि ये एक सेकंड के कुछ ही हिस्से में ट्रांजैक्शन को या जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर देता है। यानी मिली सेकंड का क्या मतलब है कि अगर एक सेकंड है आपके पास और उसको आप 1000 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हज़ारवें हिस्से में ये आपका जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर देता है। इसी तरीके से अगर हम नैनो सेकंड की बात करें तो यानी 1 अरब हिस्सों में आप एक सेकंड को तब्दील कर दें तो जो अरब वाला हिस्सा है उसमें यानी बहुत ही थोड़ा टाइम बनता है, बहुत ही थोड़ा, उसमें ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर देता है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग द एग्ज़ाम रिज़ल्ट ऑफ द 1000 ऑफ स्टूडेंट इन अ सेकेंड, कि एक सेकंड के अंदर हज़ारों स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो ये बना देता है। जैसे आपके पास अगर आप में से कुछ रेगुलर टीचर हैं तो अब 8वीं क्लास के इम्तिहान हो गए हैं ना, तो उनके पेपर चेक हो रहे हैं। तो अब जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास 100 सवाल का एक क्लस्टर बन के आता है। अब कोई टीचर हो सकता है एक पेपर का पहला सवाल चेक कर रहा हो, दूसरे टीचर के पास उसी पेपर का दूसरा सवाल हो, तीसरे टीचर के पास उसी पेपर का तीसरा सवाल होता है। तो वो सारे कंटिन्यूसली चेक हो रहे होते हैं, एक एक मिनट एक एक सेकंड के अंदर वो जो आप क्लिक करते जा रहे होते हैं और रिज़ल्ट पीछे बनता जा रहा होता है। तो 1000 ऑफ स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है इसी तरीके से अब बन रहा है। स्पीड के बाद दूसरी इसकी जो खसूसियत है वो है एक्यूरेसी, कि इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ठीक होता है। लेकिन उसके ठीक होने की एक कंडीशन है कि आपकी जो इनपुट है ना वो ठीक होनी चाहिए। आपने जो डेटा इन करना है वो डेटा आपका ठीक होना चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन जो आप उसमें इन कर रहे हैं वो सही लिखी होगी। अगर आपके इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है तो वो उसको नहीं समझ पाएगा और फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए इसमें एक कंसेप्ट यूज़ होता है गीगो का, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपकी इनपुट ख़राब होगी तो साफ ज़ाहिर है आउटपुट भी आपकी गलत ही आएगी। इफ़ यू गिव रॉन्ग इनपुट द आउटपुट विल आल्सो बी रॉन्ग। मतलब ये है कि आप अगर कंप्यूटर को ठीक तरीके से समझा देते हैं तो रिज़ल्ट 100% ठीक आएगा। लेकिन अगर आप समझाने में गलती कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देने में आप गलती कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बैंकिंग का सिस्टम है तो उनकी इनपुट ठीक होती है, तो आप एटीएम से कैश विड्रा करवा रहे होते हैं तो उतना ही कैश निकलता है जितना आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। अगर इंस्ट्रक्शन आपने 5000 की दी है तो ये नहीं होगा कि आपके पास 10,000 विड्रा हो जाए। तो इनपुट जब ठीक दी जाती है ना प्रोग्राम में तो फिर आउटपुट उसकी 100% ठीक आती है। तो यह साइंटिफिक कैलकुलेशन है। तो बस आपने एक्यूरेसी में ये याद रखना है कि इसका रिज़ल्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्यूरेट होता है, ठीक होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। शर्त यही है कि आपकी इनपुट ठीक होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। ये स्लाइड शो हो रही है आपको? जी सर, शो हो रही है। ओके जी। अब यस सर। ओके, अब नेक्स्ट खसूसियत है जिसकी डिलीजेंस के हवाले से, कि कंप्यूटर जो है वो थकता नहीं है। वो 24 घंटे जो है वो काम कर सकता है। सात दिन में हर दिन जो है वो 24 घंटे आप उसको चलाएं तो उसकी एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आएगी। वो थकता नहीं है, काम जो है करता रहता है। जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बड़ी कंपनीज़ होती हैं, तो उसमें ये मशीन्स जो हैं वो पूरे 24 घंटे चल रही होती हैं। इंसान जो है वो 8-8 घंटे की ड्यूटी करके चेंज हो रहे होते हैं,
तीन तीन शिफ्टों में काम होता है, तो कंप्यूटर जो है वो 24-24 घंटे काम करता रहता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे पियानो की कंपनी है, तो इसका जो ओनर था उसने क्या कहा था, जब वो फौत होने के करीब हुआ ना, तो उसने कहा था कि आपने इसको बंद नहीं करना। लेकिन जब वो फौत हुआ तो जनाजे के टाइम पर ना उन लोगों ने जस्ट 5 मिनट जो है ना अपनी मशीनों को ऑफ़ किया है उसका जनाजा पढ़ने के लिए, 5-10 मिनट बस। फिर वो सारे वर्कर वापस आ गए हैं। तो एट द एंड जब साल के एंड पे हिसाब किया है उन लोगों ने अपनी प्रोडक्शन का और इस चीज़ों का, तो वो 5 मिनट भी उनको काफ़ी सारा नुकसान दे गया। तो इसलिए जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो 24-24 घंटे उनकी मशीनें चल रही होती हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर जो है बहुत हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि ये थकता नहीं है और चलता रहता है। फिर नेक्स्ट इसकी जो खसूसियत है वो है जी ऑटोमेशन की। मतलब ये है कि आप इसमें एक दफ़ा एक प्रोग्राम बनाते हैं और लिख देते हैं, तो फिर बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक दफ़ा आपने लिख दिया, बना दिया, तो फिर वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। Once a program is started, the computer perform task automatically without human intervention। यानी फिर आपको इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने एक दफ़ा प्रोग्राम उसे बना के दे दिया है, फिर जब नेक्स्ट प्रोसेस आता है तो वो उसको उसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर देता है। मिसाल के तौर पे आपने प्रोग्राम लिखा है, जैसे हम कल एग्जांपल ले रहे थे स्टूडेंट के पास और फेल करने वाली, कि अगर नंबर 33 से ज़्यादा होंगे तो पास करेगा, 33 से कम होंगे तो फेल करेगा। अब बार बार आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक दफ़ा बताएंगे, उसके बाद जस्ट आपने नंबर एंटर करते जाना है। आप नंबर 30 एंटर करेंगे वो फ़ौरन फेल का रिज़ल्ट दे देगा, आप 35 एंटर करेंगे वो पास का रिज़ल्ट दे देगा। बार बार आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दोबारा उसको बताएं कि हाँ भाई चेक करो, ये करो, वो करो। ऑटोमेशन में ये होता है कि वो एक दफ़ा आप प्रोग्राम देते हैं फिर ऑटोमेटिक चलता रहता है। जैसा कि पे रोल का सिस्टम है, सैलरीज जो है वो ऑटोमेटिकली एक दफ़ा उन लोगों ने कुलिया बनाया हुआ है कि इस स्केल की इतनी सैलरी देनी है, इस किस्म के मुलाजिम को इस किस्म की सैलरी देनी है, तो वो सारे फार्मूले बने पड़े हैं, हर महीने ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके वो दे देता है। शेड्यूल बैकअप में भी यही होता है कि आप एक दफ़ा टाइम सेट कर देते हैं कि इतने टाइम के बाद आपका सिस्टम जो है वो बैकअप ले ले, तो वो आप 7 दिनों का कर सकते हैं, 24 दिनों का, महीने का, एक दिन का भी कर सकते हैं, घंटों के हिसाब से भी कर रहे होते हैं। तो जब एक दफ़ा आप लगा देते हैं उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिक खुद करता रहता है। फिर नेक्स्ट इस एग्जैक्टली। जी चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट इसकी खसूसियत है वर्सटैलिटी। इसका मतलब ये है कि ये मशीन जो है डिफरेंट किस्म के काम जो है वो कर सकती है। बाकी मशीन जो होती है ना उनमें ये होता है कि वो एक काम कर रही होती हैं, ये जो है डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो आप उससे सिर्फ कपड़े वॉश कर सकते हैं और कोई काम नहीं ले सकते। या अगर आपके पास ओवन है तो उससे आप दूसरा कोई काम नहीं ले सकते, सिर्फ वही चीज़ों को पकाने वाला और गर्म करने वाला काम ही ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आप इसको एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बैंकिंग में यूज़ कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट में यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल में यूज़ कर सकते हैं। आजकल मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसका। तो ये मशीन ऐसी है जो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है। आप एजुकेशन वाले हैं तो एजुकेशन के हिसाब से करें, डॉक्टर हैं तो मेडिकल के हिसाब से करें, मरीज़ हैं तो आप इससे सवाल पूछें अपनी बीमारी के हवाले से, तो ये आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करता है। तो ये इसकी एक खसूसियत है कि ये डिफरेंट काम कर सकता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं कि ये मशीन जो है रिलाएबल है, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। कंप्यूटर प्रोवाइड कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल रिज़ल्ट, यानी ये रिज़ल्ट जो देता है आपको, आप उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर एटीएम मशीन्स जो है वो एक्यूरेटली वर्किंग करती है, या एयरलाइन का रिज़र्वेशन सिस्टम है। मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आप उससे एयरलाइन की एक टिकट बुक करते हैं कंप्यूटर के ज़रिए ऑनलाइन, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं मेरी टिकट बुक हुई है या नहीं हुई। तो जब आपने एक दफ़ा क्लिक कर दिया और इसने आपको मैसेज दे दिया कि आपकी सीट रिज़र्व हो गई है, तो फिर देन 100% वो हो गई है, उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर भरोसा कर सकते हैं।
मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इसके ऊपर आप मुकम्मल तौर पे भरोसा कर सकते हैं कि ये सिस्टम जो है रिलायबल होता है। तो हम एग्जांपल ले रहे थे कि अगर आपके पास सॉरी आप जो है वो टिकट रिज़र्व करते हैं इसके ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, तो फिर आपको टेंशन लेने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी टिकट वो रिज़र्व हो जाती है। यानी अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल टिकट रिज़र्व की है और फिर आप परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं रिज़र्व हुई भी है कि नहीं हुई, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जब इसने एक दफ़ा मैसेज दे दिया, कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया कि आप रिज़र्व कर चुके हैं, तो देन वो रिज़र्व हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या जो मसला था? नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप ठीक कर दिया, इंशाल्लाह अब नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक वक्त में प्लीज किया एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना। प्लीज़ अपने मैक अब ऑफ सर कर दें। काइंडली माइक ऑफ करवा दें। जी, काइंडली सब लोग अपने माइक ऑफ कर दें। अच्छा जी, हम मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं। अपनी माइक ऑफ कर दें प्लीज़। फिर आगे जाए मल्टीटास्किंग ठीक हो है। गया है। नहीं, मल्टीटास्किंग हम करते हैं। अब मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना। पहले था वर्सटैलिटी, उसमें ये था कि वो ज़्यादा काम कर रहा होता है मुख्तलिफ टाइम में। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक ही टाइम में जो है वो एक से ज़्यादा काम करता है। यानी आप म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं और साथ डॉक्यूमेंट भी टाइप कर रहे होते हैं। यानी एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने की जो सलाहियत है उसको हम कहते हैं जी मल्टीटास्किंग। अब नेक्स्ट स्लाइड पे कंप्यूटर की कुछ लेमिनेशन आ गई हैं, लिमिटेशन सॉरी, कि इसमें कौन कौन सी जो है वो कमियां पाई जाती हैं। पहले पहले नंबर पे है नो इंटेलिजेंस, यानी इसके अंदर सोचने की सलाहियत नहीं है। ये जस्ट आपका जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा होता है, ख़ुद से सोच के कुछ काम नहीं कर सकता। यानी इसका कोई अपना दिमाग नहीं है, ख़ुद से फ़ैसला करने की सलाहियत इसमें नहीं होती। बस वो काम करता है जो आप इसको करने की हिदायत देते हैं। फिर है इसमें कोई इमोशंस नहीं होते। मिसाल के तौर पर जैसा कि आपका जो जदीद एसी हैं, तो उसमें क्या होता है कि एसी में भी कंप्यूटर लगा हुआ होता है जो क्या कर रहा होता है, मेजर कर रहा होता है आपके जो रूम का टेम्परेचर है। जब वो उस टेम्परेचर के ऊपर पहुंच जाता है तो एसी जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। अब इसमें हो क्या रहा है कि वो सिर्फ मेजरमेंट ले रहा है, डेटा ले रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसको ऑन कर रहा है या ऑफ़ कर रहा है। अब इमोशन से क्या मुराद है? बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग जब बस में सफ़र करते हैं तो जो न्यू बसेज़ आती हैं उनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में जब एसी चलता है तो लोगों को सर्दी लग रही होती है, लेकिन वो सिर्फ शर्मा रहे होते हैं कि अगर हम ये कह दें कि हमें सर्दी लग रही है तो दूसरे लोग हंसेंगे, वो फिर चुप करके बैठे रहते हैं। अब अगर इस कंप्यूटर में इमोशन होते तो वो क्या करता, लोगों को देख के समझ जाता कि अब इसको सर्दी लग रही है तो मुझे ऑफ़ हो जाना चाहिए। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता फ़िलहाल। फिर है डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्शन की। ये जो है मुकम्मल तौर पर आपकी हिदायत के ऊपर अमल करता है। जो हिदायत देंगे उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो आपकी इनपुट होगी वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है जी कंप्यूटर वायरस के हिसाब से, कि कंप्यूटर वायरस क्या है। जिस तरीके से हमने कल प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रोग्राम है या आपके पास सॉफ्टवेयर है, वो क्या है कि हिदायत का मजमूआ होता है जो कोई ना कोई काम जो है कर रहा होता है। अब वायरस क्या है? वायरस भी आपके पास एक प्रोग्राम है जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम में इंटर होकर आपके डेटे को चोरी करता है या आपकी परफॉर्मेंस को ख़राब करता है या आपकी जो फ़ाइल हैं उनको स्टील करने की कोशिश करता है। तो होता ये भी एक प्रोग्राम है जो प्रोग्रामर लिखते हैं। अब उनका मकसद होता है कि आपके डेटा तक रसाई हासिल करना। तो
डेफिनेशन पढ़ते हैं इससे। अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ हार्मफुल प्रोग्राम दैट इंटर अ कंप्यूटर विदाउट परमिशन, डैमेज डेटा, स्टील योर डेटा फाइल एंड स्लो डाउन योर परफॉर्मेंस। कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को ख़राब करता है, आपके डेटा को चोरी कर लेता है, तो ये एक किस्म का प्रोग्राम है। अब वायरस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है, एक जगह से दूसरी, एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल के अंदर इंटर हो जाता है, तो इस वजह से इसको वायरस का नाम दिया जाता है। अब टाइप ऑफ वायरस में हमारे पास सबसे पहले है बूट सेक्टर वायरस। अब बूट सेक्टर को समझने से पहले हम बूट सेक्टर वायरस को समझने से पहले बूट सेक्टर को समझते हैं कि बूट सेक्टर क्या होता है। कल जब हम पढ़ रहे थे, हमने मेन मेमोरी पढ़ी थी। मेन मेमोरी में एक पार्ट हमने पढ़ा था रोम का। हमने देखा था कि रोम में आपके पास ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, ऐसी हिदायत लिखी होती हैं जो कंप्यूटर को बूट करवाती हैं। बूट से मुराद ये होता है कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बटन प्रेस करते हैं, तो उस बटन के प्रेस होने के बाद जब पहले दफ़ा आपके पास डेस्कटॉप शो होती है, उसके अंदर तक का जो टाइम है जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम चलना शुरू हो रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है और कंप्यूटर के अंदर हिदायत लिखी होती हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम को इस टाइम पे चलाना है, तो उस टाइम को हम कहते हैं कंप्यूटर बूट कर रहा है। अब बूट की हिदायत जो है वो उसी जो रोम है, आपकी मेन मेमोरी है, उसके एक हिस्से पे लिखी जाती है। और उसको जब वो हम हिस्से बनाते हैं ना, उसको हम कहते हैं कि हमने इसके ट्रैक बना दिए हैं और इसके सेक्टर बना दिए हैं। तो उन सेक्टर के ऊपर हिदायत लिखी होती हैं कि कंप्यूटर ने चलना कैसे है। अब बूट सेक्टर वायरस क्या करता है? बूट सेक्टर वायरस उसी हिदायत वाली जो जगह है ना, जहाँ पे आपकी रोम में हिदायत लिखी पड़ी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्टार्ट होना है, ये जाके वहाँ पे अटैक करता है, उस सेक्टर को इन्फेक्ट कर देता है, उस सेक्टर को ख़राब कर देता है और अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता है। तो ये क्या करता है? मेमोरी में लोड हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने से पहले, क्योंकि सेक्टर में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्टार्ट होना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने से पहले पहले ये स्टार्ट हो जाता है। जब ये स्टार्ट होता है तो ये उस आपके कंप्यूटर का सारा जो कंट्रोल है उसको गेन कर लेता है। गेन क्यों करता है? क्योंकि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए ये उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और डिटेक्ट करना फिर मुश्किल हो जाता है इसको। अब सिस्टम जो है, इससे क्या होता है, सिस्टम सही तरीके से बूट नहीं होता क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन उसे मिलती ही नहीं है, या फिर डिस्क एरर आ जाता है, या फिर डेटा आपका लॉस हो जाता है। अब इस वायरस से बचने के क्या तरीके हैं? वायरस से जो प्रिवेंशन मेथड हैं ये आलमोस्ट तमाम वायरस के सेम ही होंगे। तो पहला लिखा हुआ ऑलवेज़ यूज़ अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कि आपने अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर हिदायत लिखी होती हैं कि आपने इस तरीके से वायरस को रोकना है। तो अब जो वायरस बनाने वाला है ना, वो फिर उन हिदायत को देखता है और उसका तोड़ निकालता है कि अब मैं ये हिदायत लिख दूँ ना तो एंटीवायरस कंफ्यूज हो जाएगा, तो मेरा वायरस जो है दूसरों के सिस्टम में इंटर हो जाता है, तो इसलिए वो फिर इस किस्म का वायरस बनाते हैं। फिर जो एंटीवायरस वाले हैं वो देखते हैं कि अब ये वायरस कंप्यूटर सिस्टम में दाखिल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो फिर उसको अपडेट करते हैं ताकि आइंदा ये मसला ना आए। तो इसलिए आपने हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है। फिर है कि डू नॉट बूट फ्रॉम अननोन यूएसबी ड्राइव, कि किसी अननोन यूएसबी ड्राइव से भी आपने बूट नहीं करवाना। अननोन यूएसबी ड्राइव से हम कब बूट करवाते हैं? जब फॉर एग्जांपल हमें जो है लैपटॉप का पासवर्ड भूल गया है, तो तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हम क्या करते हैं, एक बूटेबल यूएसबी लेते हैं, उस यूएसबी के ज़रिए हम कंप्यूटर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब रैम से तो स्टार्ट होता नहीं है, रैम में तो पासवर्ड डिटेक्शन का ऑप्शन आएगा, तो हम क्या करते हैं, यूएसबी से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर उस यूएसबी में हमारे पास ये वायरस है, या हमने किसी ऐसे बंदे से यूएसबी ली है जिसने उसमें वायरस डाल दिया है, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर है स्कैन एक्सटर्नल डिवाइस बिफोर यूज़, कि कभी भी जब भी आपने डिवाइसेस इस्तेमाल करनी है तो आपने पहले उनको स्कैन करना है, बाद में इस्तेमाल करना है। एनेबल सिक्योर बूट इन बायोस, बायोस में आपने क्या कर देना है कि आपने पहले अपने सिस्टम को सेटिंग करना है, उसके बायोस में जाके सिक्योर बूट का ऑप्शन जो है एनेबल कर देना है। उससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर जब भी बूटिंग प्रोसेस में होगा वो पहले चेक करेगा कि क्या बूट वाला सिस्टम ठीक है, या इसमें कोई ऐसी हिदायत तो नहीं है जो आगे जाके प्रॉब्लम कर दें। अगर कोई ऐसी हिदायत हो गई, ऐसी इंस्ट्रक्शन होंगी जो वो समझ जाएगा कि इसमें वायरस आ चुका है, तो वो फिर
उसको पहले रिमूव करेगा, हटाएगा सिस्टम से, फिर ये आगे आपका सिस्टम बूट करेगा। फिर है कि पुश योर सिस्टम अपडेटेड, आपने अपने सिस्टम को भी अपडेट रखना है। अगला है अगर हो गया है मसला आपके कंप्यूटर में तो रिमूव कैसे कर सकते हैं। उसके लिए है कि आप ने एंटीवायरस बूट स्कैन करना है, या फिर बूट सेक्टर को रिपेयर करना है, या फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अपनी जो डिस्क है उसको फॉर्मेट कर दें। सारी डिस्क जब फॉर्मेट होती है तो मुकम्मल तौर पर सारा डेटा अरेज हो जाता है, उस डेटे के साथ वो वायरस वाली हिदायत जो हैं वो भी सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट वायरस की टाइप हमारे पास है जी ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स ये एक स्टोरी है जिससे इस वायरस का नाम ट्रोजन हॉर्स दिया गया है। उस स्टोरी की वजह से हुआ यूँ था कि एक शख्स था, वो किसी शहर के ऊपर जो है कब्ज़ा करना चाहता था, लेकिन उसके जो शहर के दरवाजे थे वहाँ से सिपाहियों समेत दाखिल होना मुश्किल था। तो उसने क्या किया कि एक गिफ्ट तैयार किया, बड़ा सा एक लकड़ी का घोड़ा बनाया और शहर वालों को कहा कि ये आपके लिए गिफ्ट है। जब वो उसको घोड़े को अंदर लेके गए तो अंदर जब शहर के दरमियान में पहुँचे तो उसमें से सिपाही निकल आए, उन लोगों ने अंदर से हमला कर दिया। और जब वो अंदर वालों से लड़ रहे थे तो बाहर वाले भी आ गए और इस तरह उन लोगों ने शहर पर कब्ज़ा कर लिया। तो उस वाक़ये को नाम दिया जाता है ट्रोजन हॉर्स का। तो ये ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ये बिल्कुल गिफ्ट की तरह जो है आपको मिलता है और आपके सिस्टम में जाके ख़राबी पैदा करता है, फिर आपके जो डेटा है या पासवर्ड है उनको चोरी करने की कोशिश करता है। ट्रोजन हॉर्स इज़ अ malicious program that appears useful but secretly damage your system and steal data। ये क्या है, नज़र तो आपको मुफीद सॉफ्टवेयर आता है कि अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन होता क्या है कि असल में ये आपका डेटा चोरी कर रहा होता है। इसमें ये बात है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता, अपनी कॉपी नहीं बनाता। ये डिपेंड करता है यूज़र के एक्शन पे। जब यूज़र उस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करता है ना, तब ये एक्टिवेट होता है। यानी ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, डू नॉट सेपरेट ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली नहीं होता। ये क्या होता है, जब आप कोई फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, अब होता क्या है कि एक बंदा जो सॉफ्टवेयर बनाता है, प्रोग्राम लिखता है, तो उसके ऊपर काफ़ी मेहनत लगती है, तो वो फ्री में नहीं देते वो उसका चार्ज करते हैं काफ़ी सारा। तो अब बाकी जो लोग हैं एक दफ़ा वो उनसे ले लेते हैं, बाकी उसको गलत यूज़ करने के लिए वो ऐलान कर देते हैं कि हम आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री में देते हैं। तो हम खुश हो जाते हैं कि हमें फ्री में मिल रहा है, लेकिन सर यहाँ उस सॉफ्टवेयर के साथ क्या वो होता है। सब दर्द अर्थक्वेक था उधर केपी में भी। जी सर यहाँ पे गोटा में बहुत सीवियर किस्म का earthquake है। आप प्लीज इस स्लाइड को दोबारा कंटिन्यू कर ज़रा है सब कुछ अल्लाह ने खैर रहा है। जी अल्लाह सर प्लीज, क्योंकि हम बाहर चले गए थे तो काइंडली स्लाइड दोबारा जो है वो बताइए। सॉरी। अच्छा सर की तरफ जल्जला नहीं आया। दोबारा चलें जी। जी जी ठीक है। अच्छा आप ना इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो जब सर आप की तरफ जल्जला नहीं आया। नहीं इधर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बहुत शदीद रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। वाली में अंदर आ वाली में अंदर आए सर। यार रावलपिंडी में बाहर बारिश हो रही है और इधर जल्जला है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। जी वाली में भी ऐसे ही है, ये वाली में भी ऐसा ही है, बारिश तेज हो रही है और जलजला भी बहुत जोर के झटके लगे हैं। अल्लाह माफ करे। जी जी चलिए अच्छा हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अब होता क्या है, ये आपके सिस्टम में कैसे आता है कि हम क्या करते हैं, लोगों से सॉफ्टवेयर ले लेते हैं फ्री में। जब फ्री में सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उस सॉफ्टवेयर में ये वायरस शामिल होता है। जब हम उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, उसको अपने सिस्टम में चलाते हैं, तो ये वायरस भी साथ चल जाता है। फेक गेम्स होती हैं या ऐप्स होती हैं, उसमें लालच दी जाती है कि इस ऐप को इंस्टॉल करें, इसको चलाएं तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो उसमें होता यही है कि वायरस शामिल होता है। जब हम उस ऐप को यूज़ करते हैं तो वो वायरस हमारे सिस्टम में आ जाता है और हमारे लिए प्रॉब्लम करता है। या ईमेल के ज़रिए भी ये वायरस आ सकता है। तो ईमेल के साथ जो अटैचमेंट होती हैं, ईमेल में भी लोग मुख्तलिफ़ किस्म के लालच दे रहे होते हैं। तो जब हम उस अटैचमेंट को खोलते हैं
तो ये सॉफ्टवेयर की सूरत में या किसी अच्छे प्रोग्राम की सूरत में या डेटा की सूरत में किसी ना किसी ज़रिए से हमारे पास आ जाता है। या फिर क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो पेड सॉफ्टवेयर होता है उसका एक क्रैक वर्जन निकाल दिया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिलेगा। असल में क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर में सारा वायरस डाला जाता है जो आपका डेटा और आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी करता है, तो इस वजह से आपको वो फ्री में दे रहे होते हैं। तो एग्जांपल में लिखा हुआ है कि आप जो है फ्री गेम डाउनलोड करते हैं, लेकिन असल में क्या होता है उसके अंदर ट्रोजन हॉर्स जो है वो छुपा हुआ होता है। अब ये वर्क कैसे करता है कि आप जब वो उस प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके सिस्टम में इंटर हो जाता है और फिर चुपके से बैकग्राउंड में ये काम करता रहता है। इसकी जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं वो बैकग्राउंड में परफॉर्म कर रहा होता है, यानी वैसे नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन बैकग्राउंड में इसकी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। अब इसकी एक्टिविटीज़ में इसके मेन जो फंक्शन है ये क्या कर सकता है, पहले नंबर पे है कि स्टील पासवर्ड एंड पर्सनल डेटा। आपका जो पासवर्ड है और पर्सनल डेटा है उसको चोरी करने की कोशिश करते हैं। अब पासवर्ड अगर आपका एक दफ़ा भी लीक हो गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हम जब मुख्तलिफ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, हर एप्लीकेशन का अगर हम पासवर्ड डिफरेंट रखते हैं तो वो पासवर्ड भूल जाता है हमें। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि हर चीज़ का एक ही पासवर्ड रख देते हैं ताकि हमें आसानी से याद रहे। अब जब वो एक पासवर्ड हमारा चोरी हो गया तो इसका मतलब है कि हमारी तमाम चीज़ों का पासवर्ड जो है वो चोरी हो गया। तो इससे हमारा पासवर्ड गया, हमारा सारा सिस्टम जो है ख़राब हो सकता है, पर्सनल डेटा जा सकता है। अब एक काम ये हो गया, दूसरा काम ये करता है कि ये आपकी फ़ाइल जो है उनको डिलीट कर देता है, या फिर क्या करता है रिमोट एक्सेस दे देता है जो हैकर होते हैं उनको, यानी जो प्रोग्राम लिखने वाला होता है ना उसको रिमोटली एक्सेस दे देता है हमारे कंप्यूटर की। मतलब क्या है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, जो चीज़ देख रहे हैं, कुछ फाइल बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो सीक्रेटली जो है सिस्टम कोई और भी हमें देख रहा होता है। ये सारा का सारा जो है ट्रोजन हॉर्स के ज़रिए पॉसिबल हो सकता है। इसकी अलामत क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में ये है? अगर आपको फील हो कि आपका सिस्टम जो है स्लो हो गया है, या फिर अचानक जो है कुछ प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, या डिफरेंट ऐड शो होना शुरू हो जाती हैं, या कुछ फाइलें डिलीट हो जाती हैं, या इंटरनेट एक्टिविटी जो है विदाउट किसी रीज़न की हो रही होती है, तो उसका मतलब यही है कि आपके जो सिस्टम है उसमें वायरस आ चुका है। अब सिस्टम असल में तो स्लो नहीं होता, हमें स्लो नज़र आ रहा होता है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि हमारा जो सीपीयू है वो क्या कर रहा है कि वो शेड्यूल करता है ना, एक इंस्ट्रक्शन को फिर दूसरी को तीसरी को थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा होता है ताकि आपको लगता रहे कि सारा सिस्टम चल रहा है। अब क्योंकि वायरस आया हुआ है, उसने पीछे भी डेटा सेंड करना होता है, तो सीपीयू कुछ ना कुछ टाइम उसे भी दे रहा होता है डेटा सेंड करने के लिए, तो इसलिए हमें लग रहा होता है कि हमारा सिस्टम जो है वो स्लो हो गया है। तो जब ऐसी चीज़ें नज़र आएँ तो आपने समझ जाना है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। प्लीज़ अपने माइक ऑफ रखें। अब इससे बच कैसे सकते हैं कि आपने अननोन सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करने, यानी आपने जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो आपने या तो ख़रीदना है या फिर किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करना है। जैसे मोबाइल हैं तो मोबाइल में एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपने ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करनी है ऐप। ये नहीं है कि आप गूगल से या किसी और जगह से जब आप वो अपनी ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देते हैं तो फिर उससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है। आपने कभी भी क्रैक्ड जो आपके पास प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको यूज़ नहीं करना। आपने ईमेल की जो अटैचमेंट है जी जी स्पाई ऑन यूजर एक्टिविटी, इसका ये मतलब जो है, लिखा हुआ है स्पाई ऑन यूजर, इसका मतलब है कोई बंदा आपकी एक्टिविटीज़ को देख रहा है, आपको पता भी नहीं है, सीक्रेटली खामोशी से आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए है। जी सर ठीक। अच्छा, अब प्रिवेंशन के मेथड हम देख रहे हैं कि आपने अननोन सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना। अननोन का मतलब है कि आपने ट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करना है, या उसके अगर पेड है तो उसके पैसे पे करने हैं तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम क्या करते हैं कि हमें पेड नहीं मिल रहा होता तो हम उसका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर देते हैं। हम समझते हैं कि हमें फ्री में मिल रहा है, लेकिन क्रैक में भी आपके पास क्या होता है, वायरस शामिल होता है। फिर है डू नॉट ओपन ईमेल अटैचमेंट के, अगर आपके पास ईमेल में कुछ फाइलें अटैच की हुई हैं तो उनको आपने ओपन नहीं करना।
आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है और डाउनलोड हमेशा जो चीज़ें हैं वो आपने ट्रस्टेड वेबसाइट से ही करनी है, इसके अलावा कहीं से डाउनलोड नहीं करनी। अब वायरस की एक और किस्म है जिसे हम वार्म वायरस कहते हैं। ये उससे थोड़ा सा ट्रोजन हॉर्स से ये डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट कैसे है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है कि ये अपनी कापी खुद बनाता है, यानी एक दफ़ा इसको लिख दिया जाता है, इसके अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं कि जब ये किसी कंप्यूटर में पहुंच जाए तो ऑटोमेटिक इसकी एक कापी तैयार हो जाए, फिर नेक्स्ट कंप्यूटर में पहुंचे तो ऑटोमेटिक वहाँ भी उसकी कापी तैयार हो जाए। तो ये क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है और ये फैलता है नेटवर्क पर। वो वाला था कंप्यूटर पर, जो ट्रोजन हॉर्स हमने पढ़ा है वो कंप्यूटर पे था, ये है नेटवर्क विदाउट यूज़र इन्वॉल्वमेंट। यूज़र के इन्वॉल्वमेंट इसमें ना भी हो तो भी ये फैल जाता है, बस पहले थोड़ा सा होना पड़ता है, बाद में ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। उसमें क्या था कि जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, रन करते हैं, क्रैक वाला डाउनलोड करते हैं, 2 नंबरी आप करने की कोशिश करते हैं, तब आपके कंप्यूटर में आता है। इसमें क्या होता है कि एक दफ़ा अगर किसी के कंप्यूटर में आ गया तो बाकी लोग 2 नंबरी नहीं भी कर रहे हैं ना, तो ये पूरे के पूरे नेटवर्क में फैल जाते हैं। नेटवर्क से समझ लें यानी जहाँ पे 4 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर इकट्ठे लगे हुए होते हैं, जैसे स्कूल की लैब्स होती हैं या यूनिवर्सिटी की लैब होती हैं या बैंक के अंदर का सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर है, उसके साथ सारे अटैच होते हैं ना नेटवर्क के ज़रिए। तो ये एक दफ़ा किसी एक कंप्यूटर में एंटर हो गया तो फिर ये नेटवर्क के ऊपर फैलेगा और उस नेटवर्क से ये सारे के सारे कंप्यूटर में फैलता चला जाएगा। काम कैसे करता है, इंटरनेट का जो नेटवर्क बनाया जाता है उसमें ये फैलने की कोशिश करता है। किसी ईमेल के ज़रिए आ सकता है। सिक्योरिटी वीकनेस है कंप्यूटर के अंदर, सिक्योरिटी का मेजरमेंट नहीं है, यानी फायरवॉल लगी हुई नहीं है, एंटीवायरस नहीं है। एक दफ़ा किसी कंप्यूटर में आ गया तो फिर ये क्या करता है, यानी एग्जांपल में लिखा हुआ है वन इन्फेक्टेड कंप्यूटर कैन ऑटोमेटिकली इन्फेक्ट मैनी अदर कंप्यूटर इन द सेम नेटवर्क। उस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर होंगे ये सब के अंदर चला जाएगा। यानी जैसे स्कूल की लैब है, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 20 कंप्यूटर रखे हुए हैं, किसी एक में आया ना तो ये क्या करेगा, नेटवर्क के ज़रिए जो है 20 के 20 कंप्यूटर जो है सब के अंदर ये पहुंच जाएगा। ये कैसे काम करता है, इसका काम करने का तरीक़ाकार ये है कि जब ये एक कंप्यूटर में इंटर हो जाता है तो ये उस कंप्यूटर में अपनी एक कापी बना लेता है। कापी बनाने के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन इसके पास क्या होती है, ये सर्च करता है कि इस कंप्यूटर के साथ और कौन कौन सा कंप्यूटर अटैच है। जो जो कंप्यूटर अटैच होते हैं उनको वो कापी सेंड करता जाता है। अब जब वो कापी उनको सेंड होती है, वहाँ पे जाके दोबारा एक कापी तैयार होती है और वो कापी जो है आगे नेक्स्ट टारगेट तलाश करती है और पीछे वाला जो है वो भी नेक्स्ट टारगेट तलाश कर रहा है। तो इस तरीके से ये वायरस डबल ट्रिपल होता जाता है और आगे फैलता जाता है। प्रोसेस जी वाला बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसलिए इसे हम सेल्फ रेप्लिकेशन कहते हैं कि बार बार रिपीट होता रहता है और सारे सिस्टम में चला जाता है। अब इससे क्या होता है, यानी क्या अलामात हो सकती हैं, इसकी अलामात में लिखा हुआ है कि इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। उसमें आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा था ट्रोजन हॉर्स में। वार्म वायरस में क्या हो रहा है, आपका नेटवर्क जहाँ से आपका इंटरनेट आ रहा है ना, वो वाला सिस्टम जो है इंटरनेट वाला सिस्टम स्लो हो रहा है। आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाती है। नेटवर्क की ट्रैफिक जो है वो अचानक से इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि फ़ाइलें आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, तो ट्रैफिक जो है नेटवर्क के ऊपर इंक्रीज़ हो जाती है और सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाते होते हैं। अब इससे कैसे बच सकते हैं कि आपने अपने सिस्टम को अपडेट रखना है। अपडेट से मुराद क्या है? जी जी सर, ये आपने पीछे लिखा हुआ है कि ईमेल के थ्रू भी ये वार्म स्प्रेड हो जाता है, तो ईमेल क्या मतलब जो हम रिसीव करते हैं उसके थ्रू भी ऐसा वार्म हमारे कंप्यूटर पे आ सकता है? जी जी आ सकता है, ईमेल के ज़रिए होता है, लेकिन ईमेल में आगे जब हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं ना अपने कंप्यूटर में, तो एंटीवायरस क्या करता है, उस फाइल को स्कैन करता है और अगर उसे लगता है कि ये ईमेल के ज़रिए इसमें वायरस डालने की कोशिश की जा रही है, तो वो फिर इनबॉक्स में ईमेल आती नहीं है वो वाली। अगर उसको थोड़ा सा भी शक हो जाता है ना, तो वो वाली मेल आपको इनबॉक्स में फिर रिसीव नहीं होती, उसको स्पैम फोल्डर में या ट्रैश फोल्डर में या इस किस्म के फोल्डर में आपका एंटीवायरस जो है उसका रूट चेंज कर देता है, स्पैम में चली जाती है वो ईमेल। हम ईमेल वाला आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें कौन कौन से फोल्डर होते हैं, तो एंटीवायरस वहाँ से उसका रूट चेंज कर देता है, तो आपका सिस्टम फिर बच जाता है। तो प्रिवेंशन के मेथड में लिखा हुआ है कि आपने जी जैसे हम सेल फोन के अंदर भी ईमेल रिसीव करते हैं, तो सेल फोन में तो हमने एंटीवायरस नहीं इंस्टॉल किया होता, तो क्या हम अगर ऐसी मेल
जिसमें ऐसे वॉर्म हो सेल में अगर ओपन करेंगे तो हमारा सेल भी इन्फेक्टेड हो जाता है? जी सेल इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन सेल्फ का अपना सिस्टम जो है उसमें एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती, अपना सिस्टम उसका सिक्योर होता है। तो इस वजह से फ़ोन में भी आप अपने ईमेल वाला फ़ोल्डर चेक करें ना, उसमें एक फ़ोल्डर स्पैम का होगा और वहाँ पे चेक करें तो वहाँ पे कुछ ईमेल आई हुई भी होंगी, तो वो उसका रूट जो है ना वो चेंज हो जाता है। फ़ोन में भी आपके पास फायरवॉल लगी हुई होती है। तो प्रिवेंशन मेथड हम देख रहे हैं कि इसमें क्या ओके होता सर, है थैंक कि यू। आपका सिस्टम जो है वो अपडेटेड होना चाहिए, फायरवॉल और एंटीवायरस जो है वो आपने इंस्टॉल करने हैं। आपने किसी अननोन लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर लिंक आ जाते हैं कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपको इतने पैसे रिसीव हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है ट्रैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से आपके सिस्टम में इन हो जाएं या आपके पासवर्ड को स्टील कर लें, चोरी कर लें। अवॉइड स्पेसिस ईमेल के, अगर आपको किसी ईमेल के ऊपर शक हो रहा है तो फिर आप उसको ना खोलें, उसको ओपन ना करें। होता यह है कि ईमेल के अंदर जब सेंड करने की कोशिश करते हैं ना ईमेल में या किसी भी लिंक में, तो जब हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें एक क्या किया जाता है कि एक फ़ेक पेज शो करवा देते हैं। उस फेक पेज, जैसे हमारे पास पेज है ना फेसबुक का, तो फेसबुक की स्पेलिंग है FACEBOOK। तो अब हम कौन सा हर दफ़ा देखते हैं कि ये वाकई फ़ेसबुक लिखा हुआ है। अगर हम जो हैकर है वो क्या करता है, इसी फेसबुक वाले पेज की तरह पेज बनाएगा, उसके ऊपर भी F लिखा होगा, सिर्फ स्पेलिंग थोड़े से चेंज होंगे या स्पेस ज़्यादा डाल देगा या आखिर में कोमा डाल देगा, जिससे उसका पेज रैंक कर जाए, यानी नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। अब हम जो नॉर्मल यूज़र होते हैं वो पढ़ते भी नहीं हैं, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो पेज शो होता है, हमें लग रहा होता है कि हमारी फ़ेसबुक ओपन हो रही है, तो हम उसमें क्या करते हैं अपना नाम दे देते हैं, अपना पासवर्ड दे देते हैं। तो अब होता क्या है, हमारा नाम और पासवर्ड उस बंदे के पास चला जाता है जिसने वो पेज क्रिएट किया होता है। वो वहाँ से नाम और पासवर्ड देखता है और फ़ौरन से अपने सिस्टम में हमारे उसके अकाउंट के थ्रू लॉगिन हो जाता है। तो इस वजह से आपने जो लिंक्स होती हैं या वो वाली ईमेल जिनके ऊपर आपको शक हो रहा है तो उनको आपने ओपन ही नहीं करना, जान छोटी। अगला है एक माइक्रो। अब माइक्रो क्या होता है, जब हम वर्ड में काम करते हैं ना, वर्ड में या एक्सेल में, तो कुछ फंक्शन तो ऐसे होते हैं जो उनमें आसानी से परफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शन होते हैं जो उसमें नहीं होते वर्ड में। अब मिसाल के तौर पर जब हम डेटा तैयार करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1000 MCQs है। अब उन MCQs के जो आंसर हैं वो हमारे पास बोल्ड किए हुए हैं, ठीक है। किसी का ऑप्शन A बोल्ड है, किसी का ऑप्शन B बोल्ड है, किसी का D है, किसी का C है। अब हम चाहते हैं कि वो 1000 MCQs में जो बोल्ड ऑप्शन है ना उसका कलर रेड हो जाए या उसका कलर ग्रीन हो जाए, ताकि जो हमारा स्टूडेंट है उसे पढ़ने में आसानी हो। अब उसका तरीक़ाकार क्या होगा, या तो हम वर्ड के ऊपर बैठ के एक एक MCQs का कलर चेंज करते रहें, तो 1000 है तो हमें कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे, हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक कंसेप्ट जिसे हम मैक्रो कहते हैं। अब मैक्रो में होता ये है कि हम एक प्रोग्राम लिखते हैं छोटा सा, उसी हमारा जो वर्ड है या एक्सेल है उसके अंदर, और उस प्रोग्राम के अंदर हम ये बात लिख देते हैं कि ऐसे तमाम वर्ड और करैक्टर जो आपको बोल्ड नज़र आते हैं लेकिन होने वो ऑप्शन में चाहिए, A के साथ हो, B के साथ हो, C के साथ हो, D के साथ हो, तो उनका कलर ग्रीन कर दो। तो 1 सेकंड के अंदर पूरे 1000 MCQs हैं, 2000 हैं, 5000 हैं, सब का कलर जो है फ़ौरन से चेंज हो जाता है। ग्रीन के हैं, रेड के हैं, तो वो फ़ौरन से चेंज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं माइक्रो। मतलब क्या है कि वो काम जो पहले से आपके वर्ड में नहीं हो रहा था, हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं वर्ड के अंदर ही, फिर जब हम उसको रन करते हैं तो वो आपका सारा काम जो है घंटों का काम 1 या 2 सेकंड के अंदर कर देता है। तो ये था मैक्रो। अब इसी मैक्रो से हमारे पास एक वायरस आता है जिसे हम कहते हैं माइक्रो वायरस। अब मैक्रो वायरस साफ ज़हर है, उसी वर्ड वाली फ़ाइल में या एक्सेल वाली में जहाँ पे वो यूज़ होता है, तो ये वायरस भी उन्हीं फ़ाइल में स्प्रेड होता है। A macrovirus is a type of virus that infected document containing macros and separate when the document is open। कि ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर ये मैक्रो वाला प्रोग्राम हुआ है, जब आप उसको खोलते हैं तो वो क्या करता है, आपके पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब के सब में एक्टिवेट होने की कोशिश करता है और सबको ख़राब करने की कोशिश करता है।
ये क्या होता है, कैसे काम करता है? आप इन्फेक्टेड वर्ड का या एक्सेल की कोई फ़ाइल ले आते हैं, या ईमेल से आपको वो फाइल रिसीव होती है, या कहीं से आप वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेते हैं। अब डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना जो है नॉर्मल सी बात है। जैसे कुछ राइटर होते हैं, उनकी बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, यानी पैसे देने पड़ते हैं, या नेट पे हमें ख़रीदनी पड़ती हैं अमेज़ोन से या किसी वेबसाइट से। तो लोगों को ट्रैप करने के लिए उसी बुक जैसी एक बुक तैयार की जाती है, जिसके अंदर जो है वायरस डाल दिया जाता है मैक्रो वाला, और उसको फ्री में नेट के ऊपर रख दिया जाता है कि आप फ्री में डाउनलोड करें। जब हम डाउनलोड करते हैं, अपने सिस्टम में खोलते हैं, तो हमारे वर्ड में वो मैक्रो जो है शामिल हो जाता है, फिर हमारी फ़ाइल के लिए वो प्रॉब्लम बनता है। अब ये क्या करता है, मॉडिफाई एंड डिलीट डॉक्यूमेंट। अब क्योंकि इसका काम ही फाइल के साथ है, तो ये क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, डिलीट करेगा डॉक्यूमेंट को, जो दूसरी फाइल हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उनमें फैल जाएगा। सिस्टम जो है आपका स्लो हो जाएगा, क्योंकि सारी जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल हैं, किसी को अपडेट कर रहा है, किसी को डिलीट कर रहा है, किसी के अंदर चेंजिंग कर रहा है, तो आपका सिस्टम जो है कुछ ना कुछ टाइम उसे देता रहता है, तो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है। सेंड इन्फेक्टेड फाइल टू अदर, जो इन्फेक्टेड फाइल हैं वो फिर दूसरों को सेंड करता रहता है। इसकी क्या अलामात हैं कि सिस्टम जो है वो अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू करता है। यानी जब आप वर्ड खोलते हैं तो वर्ड सही तरीके से खुल नहीं रहा होता, बार बार ब्राउजिंग का ऑप्शन आ रहा होता है, सिस्टम बिज़ी हो रहा होता है, अननोन टेक्स्ट अपीयर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मॉडिफाई जब करता है तो टेक्स्ट जो है वो चेंज हो रहा होता है। कभी टेक्स्ट ठीक नज़र आता है, कभी चेंज हो जाता है, कभी ठीक कभी चेंज, तो ये सारा उसी माइक्रो की वजह से होता है। या फिर आपकी फ़ाइल जो है वो करप्ट हो जाती हैं, तो माइक्रो जो है ऑटोमेटिकली रन हो रहा होता है। जब एक दफ़ा सिस्टम में आ गया तो फिर ये ऑटोमेटिक रन होता रहता है। अब इससे कैसे बच सकते हैं हम? तो बचने वाले तरीक़ेकार सबके आलमोस्ट सेम है कि आपने अननोन अटैचमेंट जो है उनको डाउनलोड नहीं करना। आपने अपने जो सिस्टम है उसमें माइक्रो वाला फंक्शन जो है उसको डिसेबल कर देना है। अगर वो डिसेबल होगा तो ये माइक्रो वाला प्रोग्राम चलेगा ही नहीं है। जब नहीं चलेगा तो अगला काम भी नहीं होगा। आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड करने हैं वो ट्रस्टेड सोर्स से करने हैं। यानी अगर किसी राइटर की बुक आपको फ्री मिल रही है तो उसी राइटर की वेबसाइट से या उसी राइटर के सोर्स से मिल रही है तो वहाँ से डाउनलोड करें, ना कि नेट की किसी और साइट से डाउनलोड करने की कोशिश करें। अब हमारे पास एक और वायरस है जिसे हम फाइल वायरस कहते हैं। अब फाइल वायरस भी ट्रोजन हॉर्स वायरस की तरह का ही एक वायरस है। अब ट्रोजन हॉर्स भी जैसे आ रहा था सॉफ्टवेयर में किसी में, तो ये किसी फ़ाइल में आ रहा होता है। फ़ाइल का मतलब होता है ऐसी फ़ाइल जिसकी एक्सटेंशन .exe हो ना, एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल जिसे कहते हैं, ये उन फाइल के अंदर आता है। तो a file virus is a malicious program that infected executable file and separate when infected file is executed। जब वो हम infected file, वो ये बिल्कुल वैसे ही है। कोई सॉफ्टवेयर जैसे हम ले आते हैं, कोई अदर टाइप की कोई भी आपके पास फाइल है जिसकी एक्सटेंशन जो है एग्जीक्यूटेबल वाली है, exe वाली, तो जब हम उसको डबल क्लिक करते हैं, इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या करता है हमारे सिस्टम में ये भी साथ साथ इंस्टॉल हो जाता है। अब ये कैसे काम करता है? जब हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई क्रैक्ड प्रोग्राम जो डाउनलोड करते हैं, USB ड्राइवर्स के ज़रिए जो है हम कोई फ़ाइल जो है एक्सचेंज करते हैं, या इंटरनेट से कोई फ़ाइल लेकर आते हैं, तो उन फाइल में ये वायरस हो सकता है। अब ये कैसे डैमेज करता है? ये करप्ट और डिलीट कर देता है फ़ाइल को। अब ये डिफरेंस है ट्रोजन हॉर्स से थोड़ा सा। वो क्या कर रहा था, वो चोरी कर रहा था, आपका डेटा पीछे सेंड कर रहा था। ये क्या कर रहा है, उस फाइल को ख़राब कर देता है या फिर डिलीट कर देता है। आपके सिस्टम की जो प्रोग्रेस है, स्पीड है, उसको स्लो कर देता है। प्रोग्राम जो है उसको ख़राब करने की कोशिश करता है, और जितनी भी बाकी एग्जीक्यूटेबल फाइल हैं सब के अंदर ये फैलता चला जाता है और सबको ख़राब करता जाता है। इसके लिए आपको होस्ट फाइल की ज़रूरत होती है। यानी आपको पहले एक दफ़ा ये वाला वायरस कहीं से डाउनलोड करना है, किसी USB के ज़रिए अपने लैपटॉप में लेकर आना है, या किसी भी ज़रिए से, यानी आप इसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं तभी ये आपके सिस्टम में आता है। प्लीज़ अपने मैक ऑफ रखें।
ये क्या करता है, सेपरेट व्हेन फाइल इज़ एग्जीक्यूटेड, जब आप फाइल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं उस वक्त ये फैलना शुरू हो जाता है। इसका मेन टारगेट क्या होता है, आपकी जो प्रोग्राम फाइल है ना ये उनको ख़राब करता है। प्रोग्रामिंग के हवाले से जो फाइल बनी होती है ना आपकी, ये उनको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अब हैकर ये वाला बनाते क्यों हैं, ये इसलिए बनाते हैं कि आपकी प्रोग्राम फाइल को ख़राब करेंगे। फिर जब आपके लिए मसला होगा तो वो आपको कॉल करके बताते हैं कि हम आपका ये सॉल्यूशन सॉल्व कर देते हैं, आप हमें इतने पैसे दे दें। यानी ये अभी कुछ अर्सा पहले एक वाक़या हुआ था, यानी उन्होंने जो कोक कंपनी है ना उसका जो सीईओ था उसके कंप्यूटर में ये वाला वायरस एंटर कर दिया। अब हुआ क्या कि उसके अंदर एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में होता ये था कि जब वो कोक की बोतल फिल हो रही होती थी तो जब लीटर वाली बोतल आती ऊपर से जूस भी लीटर की मिकदार में आता नीचे, वो बोतल फिलअप हो जाती, फिर नेक्स्ट बोतल आ जाती। अगर लीटर के बाद फ़ौरन आधे लीटर वाली आई है तो कंप्यूटर ख़ुद से समझ रहा है कि अब आधे लीटर वाली आ गई तो उसमें आधा लीटर डालता है, 2 लीटर वाली आ गई तो 2 डालता है, 2.5 वाली आ गई 2.5 डालता है। अब इन लोगों ने वो वायरस एंटर किया तो उससे वो सारा प्रोग्राम जो है गड़बड़ हो गया। तो अब जब वह 1 लीटर वाली बोतल आती तो ऊपर से जूस जो है वो 2.5 लीटर के हिसाब से गिर जाता, जब 2.5 लीटर वाली बोतल आती तो जूस जो है वो आधा लीटर आ रहा होता। तो फिर उन लोगों ने क्या किया है, उनको कॉल किया, उसको बताया कि आप हमें अगर पैसे दे दें तो हम आपका ये सिस्टम जो है उसको ठीक कर देते हैं। तो ये इस किस्म के जो नुकसान करने के लिए ना इस किस्म का वायरस तैयार किया जाता है, जो क्या करता है आपकी जो प्रोग्राम फाइल है उनको जाके डिस्टर्ब करता है और फिर सारा सिस्टम ऑटोमेटिक ख़राब होता रहता है। बचने का तरीकाकार वही है कि आपने अननोन सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करने, क्रैक और पायरेटेड प्रोग्राम नहीं इस्तेमाल करने, यूएसबी जो है हमेशा स्कैन करके आपने इस्तेमाल करनी है, और आपका एंटीवायरस जो है वो अपग्रेड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एंटीवायरस के हिसाब से कि एंटीवायरस क्या होता है। Antivirus is a software designed to detect, prevent and remove the malware from a computer system। कि ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, वायरस को तलाश करता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, उसको कंप्यूटर से रिमूव करता है। ये 3-4 काम जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करता है। अब इसका काम करने का तरीक़ाकार क्या होता है, सबसे पहले ये डिटेक्ट करता है, इट्स स्कैन द फाइल एंड फाइंड वायरसेस। ये क्या, जब आप फाइल जो है आप डाउनलोड करते हैं कहीं से, आपको ईमेल आई है या फिर आपने किसी यूएसबी के ज़रिए लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये उस फाइल को स्कैन करेगा। अगर तो वो ठीक हो गई फाइल तो फिर तो आने देगा, वरना उधर ही डिटेक्ट करके आपकी स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा कि ये प्रोग्राम जो है आप रन ना करें या रन होने के काबिल नहीं है। अब जब हम क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या कहीं से क्रैक्ड सॉफ्टवेयर लेकर आते हैं ना, तो अगर हमारा सिस्टम अपडेट होता है तो जब हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कभी भी सिस्टम में रन नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं, नेट से वीडियो देखते हैं कि इसको क्रैक सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है। तो वो सबसे पहला काम यही करवाते हैं कि आप अपने कंप्यूटर की जो सेटिंग है उसमें जाएं, वहाँ पे जाके आप ढूंढें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को और फेयरवॉल को, इन दोनों को आप ऑफ़ कर दें। फिर आप जब इसको करेंगे तो आपके सिस्टम में ये वाला सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा। तो असल में वो एक्टिवेशन इसी वजह से रुकी होती है क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, डिटेक्ट कर रहा होता है। अगर इसे प्रॉब्लम नज़र आती है तो ये फिर उसको आगे नहीं चलने देता। अगर कहीं पे सस्पेंशन क्रिएट होती है, कहीं पे प्रॉब्लम होती है, तो वो पहले से ही बता देता है, प्रिवेंट करता है आपको कि आपने ये काम नहीं करना। या फिर अगर आप ज़्यादा कोशिश करते हैं तो ये फिर क्या करता है, वो उस फाइल से रिलेटेड जहाँ से इसको शक हो रहा होता है ना कि इस फाइल के अंदर प्रॉब्लम है या ये फ़ाइल ख़राब है, तो आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, उस फाइल को डिलीट कर देता है चुपके से। जब वो फाइल डिलीट हो जाती है तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, अगर तो उस फाइल के बगैर चलना होता है तो चल जाता है, वरना वो बार बार उस प्रोग्राम में एरर आ रहा होता है कि कुछ फ़ाइल मिसिंग है, कुछ फ़ाइल मिसिंग है। आप सोच रहे होते हैं कि अभी डाउनलोड किया है, सारा ठीक था, उसके कंप्यूटर में ठीक चल रहा है, मेरे में नहीं चल रहा। मसला क्या है, होता यूँ है कि आपका जो एंटीवायरस है, अगर उसे शक हो गया है तो वो जो है जिस फाइल में जिस कोड में उसको शक होता है तो वो उसे डिलीट कर देता है। अब इसकी डिलीट करने के मेथड क्या होते हैं ये एक सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन करता है। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन में क्या होता है कि ये
जो पहले जो वायरस हमारे पास फैल रहे होते हैं उनका एक पैटर्न होता है ना। कोई वायरस जो है वो नेटवर्क के ज़रिए आ रहा है, कोई जो है वो ईमेल के ज़रिए आ रहा है, तो ये सारे पैटर्न को देखता है और उस पैटर्न में अगर इसको कोई तब्दीली नज़र आती है, कोई कमी पेशी नज़र आती है कि एक फ़ाइल जो है उसने रन होना है इस तरीके से और उसके रन होने के तरीक़ेकार में तब्दीली आ रही है, तो ये समझ जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यानी अगर हमने मूवी प्ले करनी है तो अब इस सॉफ्टवेयर को पहले पता है कि मूवी प्ले ऐसे होगी। अगर उस मूवी के प्ले करने में कोई पैटर्न में चेंजिंग आ रही है कि वो कुछ और तरीके से प्ले हो रही है, कोई और नया सिस्टम उसमें ऐड हो रहा है, तो ये उसको पकड़ लेता है कि इसके अंदर वायरस हो सकता है। हेयोरिस्टिक डिटेक्शन में क्या होता है, ये फाइल का जो बिहेवियर है ना उसको चेक करता है कि इसका बिहेवियर कैसा है। यानी अगर हम अपनी वर्ड की फ़ाइल को ओपन करते हैं, उसको ओपन करने में अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सेकंड लगते हैं, तो जब दोबारा ओपन करते हैं तो हो सकता है कि हमें 10 सेकंड लग जाएं, 15 सेकंड लग जाएं। तो इससे क्या मुराद है कि उस फाइल का जो बिहेवियर है वो शक में डाल रहा है उसको कि ये क्यों ऐसे हो रही है। या जब हम उसके अंदर डेटा लिखा हुआ है तो डेटा के जो वर्ड हैं कभी चेंज हो रहे हैं, कभी वर्ड छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है, तो ये फिर उसको भी समझ जाता है कि इस तरीके से भी ये जो हो रहा है ना तो इसमें वायरस हो सकता है। ये फिर उसको ठीक करने की कोशिश करता है। रियल टाइम प्रोटेक्शन में क्या होता है कि ये कंटिन्यूसली जो है ना आपके सिस्टम के अंदर चल रहा होता है। क्योंकि हमने कल सिस्टम सॉफ्टवेयर देख रहे थे ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने यूटिलिटीज़ में देखा था कि एक डिफेंस सिस्टम होता है ना। अब ये रियल टाइम प्रोटेक्शन में क्या है, वही डिफेंस सिस्टम वर्क कर रहा होता है, देख रहा होता है कि रियल टाइम में कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको ठीक किया जा सके। अब इसके फ़ीचर कौन कौन से हो सकते हैं, इसके फीचर में क्या है, सबसे पहले वही है रियल टाइम स्कैनिंग है कि ये हर टाइम आपके कंप्यूटर में चलता रहता है, स्कैन करता रहता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको ठीक करता रहता है। फिर ऑटोमेटिक अपडेट है कि इसको अपडेट आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप इसे एक दफ़ा इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त ऑप्शन में एक चेक बॉक्स को क्लिक करना पड़ता है ऑटोमेटिक अपडेट वाले को। जब आप उसे चेक कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपके सिस्टम जब भी नेट से कनेक्ट होता है तो ये अपने आप को फ़ौरन से अगर इसमें कोई नई अपडेट आई है तो वो अपने आप से उसको अपडेट कर देता है। ईमेल प्रोटेक्शन है। ईमेल प्रोटेक्शन में यही होता है कि अगर आपके पास कोई ईमेल ऐसी आई है जिसके अंदर इसे लग रहा है कि जो फाइलें अटैच की गई हैं उनमें प्रॉब्लम है, उनमें वायरस हो सकता है, तो ये क्या करता है उन ईमेल को आपके सिस्टम में आपका जो इनबॉक्स है उसमें नहीं आने देता, उसका रूट चेंज कर देता है। वो इनबॉक्स से सीधा स्पैम वाले फ़ोल्डर में चली जाती हैं। उस फोल्डर में पहले से लिखा है कि ये स्पैम है, ये गलत है, तो फिर आप जाके ओपन करते हैं तो फिर वो आपकी अपनी गलती होती है, वरना ये उसका रूट जो है चेंज कर देता है। यूएसबी स्कैन करता है, यानी जब आप यूएसबी लगाते हैं तो वो उसको स्कैन करता है। नीचे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, ये देख लेनी है आप लोगों ने। आगे एडवांटेज ऑफ एंटीवायरस के, इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं। ये क्या करता है हमारे सिस्टम जो है उसको वायरस से पाक कर देता है, हमारा डेटा जो है उससे सेफ रहता है, सिक्योरिटी सिस्टम जो है हमारा वो इम्प्रूव हो जाता है और हैकिंग अटैम्प्ट जो है उससे हम बच जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, वायरस और एंटीवायरस तक। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। अब अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।